मंजू ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट पुलट कर देखे, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था, तो फोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह मंजू का रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से उठकर 11 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा एक घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती। किसी न किसी सहेली को पकड़ फोन पर गप्पे मारती और फिर नहाने जाती। नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने को मुस्तैद हो जाती। मंजू बेफिक्र बतिया रही थी। वह उसकी सासू माँ केतकी जी उसे दूर से ही घूरकर मुंह बना रही थी। जब उनसे रहा ना गया तो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ। इस पर मंजू ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे किसी अपरिचित को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर यह है कौन साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही है। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह से काम कर करके थोड़ा थक गई हूँ और बोर भी लग रहा है। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले ही लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा, कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी से केतकी जी की चिढ़ और बढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं, तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक, चिढ़े स्वर से कहकर केतकी जी बुरा सा मुंह बनाकर चली गईं। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। केतकी जी बात बात पर मंजू को टोकने लगी थी। उसके लिए केतकी जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मंजू भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को हो क्या गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 8 साल हो गए मंजू को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज्यादा उसे केतकी जी का ही सपोर्ट मिला। अनुज से लव मैरिज हुई थी उसकी। मंजू के घर वाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर अनुज के घर वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। मंजू उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां अनुज सिविल इंजीनियर था। वही दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। मंजू एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की बात तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन केतकी जी की ममता भरी छत्रछाया में व अनुज के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। बच्चों के होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाजार से जरूरी सामान लाना, ये सब काम मंजू संभाल रही थी। केतकी जी भी कुछ न कुछ काम करती रहती, पर उनकी भूमिका हेल्प की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, पर कुछ दिनों से केतकी जी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें मंजू में मीनमेक नजर आने लगे थे। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन से जब वह अपनी बड़ी बहन कामिनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामिनी जी की बड़ी बहू लता से वे बेहद प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली लता, सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करने वाली, पाककला में निपुण लता, और तो और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली लता। केतकी जी आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती हैं। पहली बार केतकी जी को मंजू में असंख्य कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद लता जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुणी है, सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। केतकी जी का मन अपनी ही बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। लता से मिलते ही केतकी जी को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तब मंजू के सामने छलकने लगा था। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी केतकी जी ने उसे खबर दी, मंजू, आज रीमा घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पड़ती जो थी और कोई न कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देकर केतकी जी जाने लगी।
तभी उनकी नजर मंजू के कपड़ों पर पड़ी। मंजू सफेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। केतकी जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी लता की मोहक छवि तैर आई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बंद संवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी। कहकर मंजू अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन केतकी जी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक केतकी जी को मंजू की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। मंजू ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकी जी कुछ बुझी सी थी, जिसे रीमा ने भी महसूस किया था। जिस तरह से केतकी जी मंजू को देख रही थी, रीमा ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर केतकी जी रीमा के साथ बतियाने बैठ गईं। और सुना, क्या हालचाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है ममा। आप सुनाए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे केतकी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताश भरा ये रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो ममा, मुझे अपने हाथ की 1 कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर रीमा ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाए। केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गईं। वहीं दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई कि यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया। केतकी जी चाय बनाकर लाई तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने बेंगलुरु गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। देखो, लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। रीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे, क्यों मना करूंगी भला? वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है। तेरी लाई हुई सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं। रीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी अचरज में पड़ गईं, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। रीमा, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ ममा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर रीमा, पर वह कुछ नहीं ममा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकी जी के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? रीमा का स्वर रुआसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मम्मा, मंजू भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेंगी। चलिए, अब जल्दी से इसे पहन कर दिखाए। केतकी जी की तो जैसे जान ही सकते में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीमा ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज तक कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वे पहन ही नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे समझाएं? ये तो जैसे बालहट लेकर बैठ गई है। केतकी जी ने उस सूट की कमर देखी। लेकिन बेटा, ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा। रीमा ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट केतकी जी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वह वापस से मनुहार करने लगी। मेरी प्यारी ममा, ये सूट थोड़ा ही तो टाइट है। आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में कैसे यह आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार केतकी जी बुरी तरह से झल्ला गई। ये क्या मजाक है रीमा, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली वनारकली। केतकी जी को आखिरकार गुस्सा आ गया। ममा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती?
क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रीमा ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मान बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की न तो आदी हूँ, नहीं कंफर्टेबल हूँ। तो ममा, फिर आप मंजू भाभी के लिए मौसी के यहाँ की लता स्टाइल सूट क्यों बनाकर ले आई हैं? और चाहती हैं कि वे उसमें फिट हो जाएं, जबकि वो सूट उनकी प्रकृति व स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। रीमा ने केतकी जी की तरफ ठहरी हुई नजरों से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई हूँ उसके लिए। केतकी जी को रीमा की कही बात कुछ समझ नहीं आई। लाई हो ममा, लता जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही हैं, तो आपको उनसे शिकायत होने लगी है, वरना अब से पहले तो आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। अब वो सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगा कि वे लता जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन ओढ़ कर नहीं रहती। और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाएं, तो आपका क्या भरोसा फिर किसी और की बहू को देख लेंगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देंगी और चाहेंगी कि वे उसमें भी फिट हो जाएं। ऐसी अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है ममा। केतकी जी चुपचाप रीमा की बात सुन रही थी। एक बात और ममा, भाभी हंसमुख हैं, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही हैं। ये तो मैंने आज खुद देख लिया, लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब वे आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेंगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे दिया था। और फिर इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। रीमा की बातों ने केतकी जी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे मंजू के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान तैयार कर ले आई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उन आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद केतकी जी को पहले की तरह ही सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा? केतकी जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होना है? इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए यह बना है। किसके लिए? केतकी जी ने रीमा को शक की नजरों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए? कहकर रीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में केतकी जी का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। After some time, I realized